गुप्त बैठकों का केंद्रीय स्थल अब हाथरस क्षेत्र का डोंबारी बन गया था। ये नई जगह पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जंगल के बिल्कुल अंदर थी। इसके आसपास छुपने के लिए गुफाएं थी। यहाँ घिर जाने पर पीने के पानी की कोई समस्या नहीं थी और ये जगह कोल आदिवासियों के 70 साल पहले के हिंसक विद्रोह का केंद्र रही थी। डोंबारी में पहली गुप्त सभा फरवरी 1898 में जगारी मुंडा के घर पर हुई। बिरसा ने अपने अनुयायियों को समझाया कि हिंसक लड़ाई में जेल जाने और भूखा रहने के लिए तैयार रहना होगा। फिर होली के त्योहार पर ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटेन की महारानी का पुतला जलाया गया। बिरसा ने भरमी मुंडा को अपना प्रवक्ता नियुक्त किया। भरमी ने लोगों को बताया कि यदि लोग धर्म के अनुसार व्यवहार करेंगे तो जल्दी ही उनका अपना राज होगा। नवंबर 1899 में बिरसा ने डोंबारी की पहाड़ी पर मुंडाओं का सफेद झंडा गाड़ दिया। पूरे इलाके में 16 गुप्त सभाएं हुई। बिरसा ने खुद तोरपा, बसिया, बंदगांव, बलिहातू, जलसार, खेरखई और कसमार जैसे स्थानों पर बैठकें की। उन्होंने जनता में एक तरह के अंधविश्वास फैलाने के लिए पादरियों की आलोचना की। साथ ही जमींदारों, जागीरदारों और ठेकेदारों के जुल्मों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके प्रति सच्ची आस्था रखने वालों पर गोलियां असर नहीं करेंगी, क्योंकि अंग्रेज और उनके भारतीय समर्थकों की गोलियां पानी बन जाएंगी। बिरसा के निर्देश पर पूरे इलाके में धनुष, तीर और कुल्हाड़ियां बनाई जाने लगी। 22 दिसंबर 1899 को क्रिसमस से 3 दिन पहले सिंहभूम की एक पहाड़ी पर बिरसा ने लगभग 60 सरदारों के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में बिरसा ने इलाके के तमाम गांवों कस्बों में अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त किया। इस बैठक के बाद ये अफवाह फैल गई कि क्रिसमस के दिन बिरसा के अनुयायी अचानक पूरे इलाके में गोरे ईसाइयों पर हमला करेंगे। अब पुलिस भी बिरसा के पीछे थी और अपने जासूसों से उनके बारे में खबर जुटा रही थी, लेकिन वो मानो अदृश्य हो गए थे। सिंहभूम और रांची जिलों का बड़ा इलाका बिरसा के आंदोलन की आग में धधकने लगा। क्रिसमस से एक दिन पहले 24 दिसंबर 1899 को आग और तीरों के हमलों की कुछ घटनाएं शुरू हुई। सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाने और रांची जिले के खूंटी, कर्रा, तोरपा, तमाड़ और बसिया थानों के अंतर्गत विद्रोह की आग धधक उठी। खूंटी थाने का क्षेत्र इस आंदोलन का केंद्र था। मुरहू के एंग्लिकन स्कूल भवन पर तीर चलाए गए, पर किसी को चोट नहीं लगी। सर्वदा ईसाई मिशन में रात 9 बजे के बाद गोदाम में आग लगा दी गई। कुछ गांवों में घर जलाए गए। सिंहभूम के पोड़ाहाट क्षेत्र में भी कई जगह आग लगा दी गई। कुटुगुटु में जर्मन मिशन का गिरजाघर जला दिया गया। बिरसा के कुछ अनुयायी जोर शोर से नारे लगाते थे, हेंदे रामडारे केचे केचे, पुड़ी रामडारे केचे केचे, यानी काले ईसाइयों और गोरे ईसाइयों का सर काट दो। परंतु कोई ईसाई नहीं मारा गया। कुछ ईसाई विद्रोहियों के प्रहार से घायल अवश्य हुए। जवाब में पुलिस ने रांची और सिंहभूम की सीमा पर स्थित बंद गांव में अपना एक अस्थायी कंट्रोल रूम बना दिया। हर थाने में पुलिस बल को बढ़ाया और मिलिट्री पुलिस बुला ली। इसके बाद बिरसा ने घोषणा की कि उनके आदमी आदिवासी ईसाइयों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उनकी सीधी टक्कर सरकार और उसके सिपाहियों से है। 5 जनवरी 1900 के दिन एटकेडीह में विद्रोहियों को पकड़ने गए पुलिस बल के 2 कांस्टेबलों को गया मुंडा के नेतृत्व में विद्रोहियों ने मार गिराया। अगले दिन रांची के डिप्टी कमिश्नर ने गया मुंडा को उसके घर में घेर लिया। डिप्टी कमिश्नर यह देखकर हैरान था कि घर की महिलाएं एक हाथ में बच्चा और दूसरे में कुल्हाड़ी लिए बड़ी बहादुरी से पुलिस की बंदूकों का सामना कर रही थी। गया मुंडा को गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अगले दिन 7 जनवरी 1900 की तारीख को बिरसा के करीब 300 साथियों ने खूंटी थाने पर हमला कर उसके एक हिस्से में आग लगा दी। खबर फैल गई कि अगले दिन बिरसा के आदमी रांची पर हमला करने वाले हैं। जवाब में 400 सिपाही और 6ठी जाट रेजिमेंट के जवान रांची की सुरक्षा के लिए भेजे गए। पुलिस और सेना के जवानों को लेकर रांची के कमिश्नर फोरबैस, डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड और डोरंडा स्थित सेना के ऑफिसर कमांडिंग कर्नल वेस्टमोरलैंड मुंडा विद्रोह के केंद्र खूंटी पहुंचे। 9 जनवरी को सुबह 7 बजे इन अधिकारियों को स्थानीय जासूसों ने बताया कि सैको से 3 मील दूर सईल रकब की एक दुर्गम पहाड़ी पर क्रांतिकारियों की एक बैठक होने वाली है। सेना की एक टुकड़ी और भारी पुलिस दल के साथ सरकारी अधिकारी पहाड़ी के पास पहुंच गए।
जब उन्होंने विद्रोहियों से हथियार फेंककर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो नरसिंह मुंडा ने विद्रोही जवाब में अधिकारियों पर चिल्लाते हुए कहा, अब राज हम लोगों का है, अंग्रेजों का नहीं। अगर हथियार छोड़ने की बात है तो अंग्रेजों को छोड़ने चाहिए, और अगर लड़ने की बात है तो हम अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। उस दिन शहीद होने वालों में नरसिंह मुंडा पहले क्रांतिकारी थे। विद्रोहियों ने कई दिन का खाना पानी इकट्ठा कर रखा था और उनकी औरतें और बच्चे भी उनके साथ थे। लड़ाई शुरू हुई। ब्रिटिश आर्मी की राइफलों के सामने मुंडा क्रांतिकारियों के तीर, कुल्हाड़ियां, भाले थे। विद्रोहियों के साहस को देखकर अंग्रेज अफसर बौखला गए। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, यहां तक कि भागती हुई औरतों पर भी फायरिंग की गई। कई घंटे मुकाबला करने और सैकड़ों साथियों को खोने के बाद आखिरकार विद्रोही पीछे के रास्ते जंगल के भीतर भागने पर मजबूर हो गए। जो लोग मारे गए उनके शवों को दो बड़े बड़े गड्ढे खोदकर पुलिस ने पहाड़ी पर ही दबा दिया। सरकार के अनुसार केवल 10 मुंडा विद्रोही मारे गए, जबकि मुंडा चश्मदीदों के अनुसार 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सरकार की तरफ से कोई आदमी हताहत नहीं हुआ था। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उस दिन सईल रकब की पहाड़ी पर बिरसा मुंडा भी थे और भारी गोलाबारी के बीच चट्टान की तरह खड़े रहे, पर विद्रोही उन्हें गुप्त रास्ते से निकाल ले जाने में सफल रहे। बिरसा यहाँ से बोरतोडीही और फिर अयूब बहातू चले गए, फिर वो मरांग दहा और वहां से सिंहभूम चले गए। सईल रकब की यह घटना आदिवासियों के बीच पहाड़ी गोलीकांड के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद अंग्रेजी शासन की क्रूरता से आदिवासी आंदोलन में बिखराव शुरू हो गया। बिरसा का यह आश्वासन कि दुश्मन की बंदूकों से निकली गोलियां पानी बन जाएंगी, ज्यादा देर काम न आया। ब्रिटिश सरकार ने सभी ईसाई मिशन पर और थानों पर सुरक्षा दस्ते तैनात किए। बिरसा की सूचना देने के लिए 500 रुपए के इनाम की घोषणा की गई। बड़े पैमाने पर आदिवासियों, विशेषकर मुंडाओं की गिरफ्तारियां हुई। विद्रोहियों की संपत्ति कुर्क की गई। घरों की, जंगलों की और पहाड़ियों की बारीकी से तलाशी ली गई। पुलिस के डर से और इनाम के लालच से आदिवासी अपने ही नेताओं के बारे में पुलिस को गुप्त जानकारियां दे रहे थे। दरअसल पुलिस पूरी बर्बरता से आदिवासियों पर टूट पड़ी थी। जो बिरसा के दिए हुए जनेऊ पहने मिलते वो पकड़े जाते, और जो ईसाई बन जाते वे बच जाते। विद्रोहियों के हाथों 8 लोग मारे गए थे, पर उन्हें हत्या के प्रयास के 32 और आगजनी के 81 मुकदमों में जेलों में ठूस दिया गया। 14 जनवरी को कई सरदार पकड़े गए। 19 जनवरी को सेंतरा गांव में बिरसा के साले को पुलिस ने पकड़ लिया, और उसी दिन रोगतो के जंगल में सुनसान जगह एक मकान मिला, जिसकी तलाशी से साफ था कि कुछ ही घंटे पहले बिरसा यहाँ पर थे। 25 जनवरी को पुलिस ने कई प्रमुख बिरसा अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें बिरसा के ससुर बुध मुंडा भी थे। 28 जनवरी को दो बड़े मुंडा सरदारों डोंका और मझिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। बिरसा पोराहाट की पहाड़ी पर जाकर छिप गए। यहाँ रोगोतो में उन्होंने अपने बचे हुए साथियों के साथ आखिरी बैठक की। उन्होंने धर्म, एकता और हौसले पर बल दिया और जुल्म से लड़ाई की जरूरत के बारे में समझाया। 3 फरवरी 1900 को दोपहर बाद पास के मानमारू और जरीकेल गांवों में से किसी ने देखा कि सेंतरा गांव के जंगल में आग का धुआं उठ रहा है। 7 लोभी आदिवासी धीरे धीरे उस ओर चले, और उन्होंने एक शिविर में बिरसा को 2 तलवारों के साथ बैठे हुए पाया। 2 स्त्रियां उनके लिए खाना पका रही थी। इन 7 आदमियों ने देर रात तक छिपकर इंतजार किया, और जब बिरसा और वो स्त्रियां गहरी नींद में सो गए तो उन पर झपट्टा मारकर उन्हें कसकर पकड़ लिया। तीनों को बंद गांव में कैंप कर रहे सिंहभूम के डिप्टी कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया गया। उस वक्त बिरसा ने बड़ी सी पगड़ी बांधी हुई थी और एक चादर लपेट रखी थी। अंग्रेज अधिकारी ने वहीं उन 7 गद्दारों को 500 रुपए का नगद इनाम दिया। बिरसा की गिरफ्तारी की खबर फैलते देर न लगी, और उनके दर्शन करने खूंटी में बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। बिरसा को रांची जेल लाया गया। रांची जेल में बिरसा ने जेल में बंद अपने 400 से ज्यादा साथियों को भरमी मुंडा के माध्यम से सलाह दी कि बिरसा से किसी भी प्रकार का संबंध और जानकारी होने से वे इनकार कर दें। उनका मानना था कि अगर खुले विद्रोह से पहले धार्मिक पंथ को मजबूत किया जाता तो वो लड़ाई जीत सकते थे।
रांची जेल में एक एक कोठरी में कई कई कैदी यातना सहते हुए अपने मुकदमे की सुनवाई का इंतजार करते रहे। बिरसा को सबसे अलग रखा गया था। 20 मई 1900 को हमेशा की तरह सुबह 5:15 बजे उन्हें खाना दिया गया, तो उन्होंने खाना नहीं खाया। 6 बजे उन्हें अन्य 19 कैदियों के साथ अदालत के सामने पेश किया गया और उन्होंने पहली बार तबीयत ठीक न होने की शिकायत की। जेल में वापस आने पर उन्हें पौने 10 बजे दवा दी गई। उनके शरीर में गंभीर डिहाइड्रेशन हो गया था। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। 1 जून को जेल सुपरिंटेंडेंट एंडरसन ने डिप्टी कमिश्नर को लिखा कि बिरसा को हैजा हो गया है और उनके बचने की संभावना नहीं है। 9 जून 1900 को शनिवार के दिन सुबह 8 बजे बिरसा को खून की उल्टियां हुई और ठीक 9 बजे उनकी मृत्यु हो गई। जब उनके मृत शरीर को कोठरी से बाहर लाया गया तो जेल में चारों तरफ हल्ला मच गया। शाम 5:30 बजे एंडरसन ने उनके शरीर का पोस्टमार्टम किया और घोषणा की कि बिरसा की मृत्यु हैजे से हुई है। पर अचंभे की बात यह थी कि बिरसा ने जेल से बाहर का कुछ भी नहीं खाया था और पूरी जेल में और किसी को हैजा भी नहीं हुआ था। बिरसा के अनुयायियों के अनुसार मर्चा करोड़ के सुखदेव ने बिरसा को रोटी में संख्या जहर मिलाकर दिया था। ज्यादातर लोगों का आज भी मानना है कि बिरसा को जहर देकर मारा गया। रांची में हरमू नदी के घाट पर जेल के सफाई कर्मचारी ने आज के डिस्टिलरी ब्रिज के पास उपलों की आग में उनके शरीर को जला दिया। जहां बिरसा का शरीर जलाया गया वहां उगे पेड़ को भी बाद में अंग्रेजों ने कटवा दिया। बिरसा के साथियों पर 1 साल से भी ज्यादा समय तक मुकदमा चला। पुलिस ने कुल 482 आदिवासियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 348 रांची और 134 सिंहभूम के थे। सरकारी वकील ने कुल 15 आरोप तय किए। मुकदमे की सुनवाई पहले स्पेशल मजिस्ट्रेट प्लेटेल ने और उसके बाद में स्टेचेन काउटेस ने की। मुंडा आदिवासियों की तरफ से वकील जैकब ने बड़ी ईमानदारी, हिम्मत और कुशलता से अदालत में जिरह की और सरकारी कहानी में तमाम झोल सामने ले आए। कलकत्ता के बंगाली अखबार ने, जिसके संपादक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, मुकदमे की कार्रवाई और अदालत में हो रहे इंसाफ के खून को लोगों के सामने रखा। जेल से 300 मीटर दूर सुबह 7 बजे अदालत लगती। कैदियों के पैरों और कमर में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां रहती। घंटों इंतजार के बाद सुनवाई होती। कई भूखे प्यासे कैदी वापसी में सड़क पर गिर पड़ते। 14 कैदी तो मुकदमे की सुनवाई पूरी होने से पहले ही मर गए। उस पर भी पादरी नोटरोट ने सरकार से पूछा कि वो कैदियों के साथ इतनी नरमी से पेश क्यों आ रही है। सुनवाई में देरी पर खुद वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भी रोष प्रकट किया। आखिरकार 98 कैदियों को सजा हुई, 68 को बिना सजा के जेल में रखने का फैसला किया गया और 296 को छोड़ दिया गया। गया मुंडा और उनके बेटे सानरे को एक कांस्टेबल की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा दी गई। गया की पत्नी को 2 साल की सजा हुई। उनके 10 साल के दूसरे बेटे सहित बेटियों और बहुओं को भी जेल की सजा हुई। सानरे को 22 अक्टूबर 1901 को सुबह 6 बजे रांची जेल में फांसी दे दी गई। सुखराम को भी एक कांस्टेबल की हत्या के लिए फांसी की सजा हुई। डोंका मुंडा को उम्र कैद और मझिया मुंडा समेत 5 को आजीवन निर्वासन की सजा हुई। 7 विद्रोहियों को 7 साल और 20 को 5 साल की सजा हुई। रांची के डिप्टी कमिश्नर ने 12 नवंबर 1900 को पत्र संख्या CR 1397 में जानकारी दी कि 15 मुकदमों में 460 आदिवासियों को पकड़ा गया, जिनमें से 63 को सजाएं हुई। 39 आदिवासियों को मुंडा विद्रोह में काले पानी की सजा देकर अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल भेज दिया गया। इस तरह ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही क्रूरतापूर्ण तरीके से मुंडा विद्रोह को खत्म कर दिया। आंदोलन की क्रूर समाप्ति के ठीक बाद सरकार छोटा नागपुर क्षेत्र में भूमि सुधार लागू करने पर बाध्य हुई। 1901 में जमीन का सर्वे शुरू हुआ और 1908 के छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट में मुंडारी खूंट कट्टी प्रणाली के तहत आदिवासियों को कुछ अधिकार दिए गए। आम आदिवासियों के मन में डर और पुलिस द्वारा दमन का माहौल बनाया गया ताकि लोग बिरसा और उनके समय को भूल जाएं, पर छोटा नागपुर के आदिवासी समूहों ने कभी बिरसा को बिसराया नहीं। उनकी कहानी महान लोकगीतों में पिरोई गई और आज भी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहुत सी जगह बहुत श्रद्धा से गाई जाती है। एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन के रूप में बिरसा मुंडा के नेतृत्व वाला आंदोलन जनजातीय लोगों के जंगल
और जमीन पर अधिकारों की लड़ाई में मील का पत्थर साबित हुआ। बाद में ब्रिटिश सरकार ने और आज़ाद भारत की सरकार ने भी आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए कानून बनाए। इतिहासकारों और मुख्य धारा के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि बिरसा मुंडा के इतिहास पर देर से पड़ी। बाद में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन की मशाल आदिवासी इलाकों तक पहुंची, तो आदिवासी जनता ने गांधी को बिरसा का अवतार कहा। मार्च 1940 में हुए रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा द्वार रखा गया। दूसरे विश्व युद्ध के समय 1941 में जब ब्रिटिश सरकार बिहार रेजिमेंट के लिए आदिवासियों को भर्ती कर रही थी, तो जयपाल सिंह ने बिरसा का नाम एक युद्ध घोष के रूप में शामिल किया। आज भी बिरसा मुंडा की जय बिहार रेजिमेंट का एक उद्घोष है। मुचिराय मुंडा ने 1951 में बिरसा भगवान नाम से बिरसा की पहली जीवनी लिखी। 1988 में बिरसा मुंडा की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया। 16 अक्टूबर 1989 को अनावरण हुआ उनका तैलचित्र आज भारतवर्ष की संसद में केंद्रीय कक्ष की शोभा बढ़ा रहा है। 28 अगस्त 1998 को भारत के राष्ट्रपति ने संसद भवन के अहाते में बिरसा की मूर्ति का अनावरण किया। 9 जून 2000 को बिरसा के 100वें बलिदान दिवस पर रांची में कई कार्यक्रम हुए और 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो उसके स्थापना दिवस के लिए बिरसा मुंडा के आधिकारिक जन्म दिवस को चुना गया। 25 जुलाई 2022 को आज़ाद भारत में पहली बार किसी आदिवासी को भारतीय गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया। आज बिरसा भगत 3 उपपंथों में बटे हुए हैं, पर उनके आंदोलन के मूल तत्व आज छोटा नागपुर से निकलकर पूरे भारत में आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय रूप से पिछड़े लोगों के बीच अन्याय से लड़ने की आवाज़ बन चुके हैं। पूरा देश छोटा नागपुर के जंगलों और पहाड़ियों पर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विदेशी सरकार के विरुद्ध किए गए संघर्ष का चिर ऋणी है। श्रद्धापूर्वक नमन उन सैकड़ों आदिवासी क्रांतिकारियों को जिनके संघर्ष और बलिदान से छोटा नागपुर के जंगल और पहाड़ियां लाल हो गई।